Hello students, welcome to the class of BA Part 2 Sociology, Paper 1 Unit 5. आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीडियन एंड मोड, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मध्यांक व बहुलांक। मैं अनुपमा साहा, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही, राजस्थान। आप विद्यार्थियों ने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आप जानते होंगे कि हमने पिछले वीडियो में जाना था कि केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होती है और केंद्रीय प्रवृत्ति का जो पहला माप है माध्य, उससे हम क्या समझते हैं और माध्य किन विशिष्ट परिस्थितियों में केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त माप होता है। अर्थात वो कौन सी दशाएं हैं जिनमें हम केंद्रीय प्रवृत्ति को अभिव्यक्त करने के लिए माध्य की गणना करते हैं। आज के इस वीडियो में हम पहले ये जानेंगे कि मध्यांक क्या है और मध्यांक किन परिस्थितियों में उपयोगी या उपयुक्त होता है, और उसके बाद हम जानेंगे कि बहुलांक क्या होता है और बहुलांक किन परिस्थितियों में उपयोगी होता है। तो हम प्रारंभ करेंगे मध्यांक के साथ। मीडियन इज़ एन इम्पोर्टेंट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में भी देखा था, केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 महत्वपूर्ण जो माप होते हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण माप मध्यांक भी है। Median, as the name itself implies, is the exact midpoint of a frequency distribution. मीडियन को हम हिंदी में मध्यांक कहते हैं और मध्यांक का अगर हम संधि विच्छेद करें तो मध्य प्लस अंक, अर्थात शाब्दिक रूप से भी मध्यांक का तात्पर्य किसी भी आवृत्ति वितरण या बारंबारता श्रेणी में जो श्रेणी का वास्तविक मध्य बिंदु है वह मध्यांक कहलाता है। It is that point in a distribution that divides the distribution into two equal parts such that 50% cases are above and 50% cases are below it. तो जो मध्यांक होता है वह किसी भी आवृत्ति वितरण का, किसी भी बारंबारता श्रेणी का वह मध्य बिंदु होता है जिसके ऊपर और नीचे 50% केसेस होते हैं। अर्थात उसके ऊपर 50% केसेस होते हैं और नीचे भी 50% केसेस या मद होते हैं। मीडियन too, like mean, can be calculated for individual and group data, but the methods of calculation for the two are different. तो जैसे हमने माध्य के अंतर्गत देखा था उसी तरह से मध्यांक को भी हम ग्रुप्ड डेटा के लिए, सामूहिक तथ्यों के लिए भी हम उसकी गणना कर सकते हैं और एकल तथ्यों के लिए भी हम मध्यांक की गणना कर सकते हैं, लेकिन गणना का जो तरीका है, जो फॉर्मूला है, जो सूत्र है वो अलग अलग है। Median is always calculated by first arranging the distribution in either ascending or descending order. तो जब कभी भी हमें मध्यांक की गणना करनी होती है तो हम सबसे पहले, चाहे हमारे पास एकल तथ्य हो या हमारे पास सामूहिक तथ्य हो, हम पहले अपने तथ्यों को या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में नियोजित करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। Median is the most appropriate measure of central tendency when the distribution is not normal. तो कब मीडियन उपयोगी होता है, कब मध्यांक एक उपयुक्त माप होता है केंद्रीय प्रवृत्ति का, विशेष रूप से तब जब हमारा जो वितरण है वो सामान्य नहीं है, वह असामान्य है, अर्थात वो एक दिशा में झुका हुआ है। कल जब हमने अपना पिछला वीडियो बनाया था तब मैंने आप लोगों को बताया था कि माध्य तब उपयोगी होता है जब हमारा वितरण सामान्य हो, यानी नॉर्मल हो।
अर्थात एक्सट्रीम्स पर इकाइयाँ कम हो और बीच की स्थिति में इकाइयाँ ज़्यादा हों। तो एक बेल के शेप में जब हमारा कर्व होता है तब माध्य ज़्यादा उपयुक्त होता है। हालांकि मध्यांक की भी गणना की जा सकती है, लेकिन माध्य एक उपयोगी मेजर होता है सेंट्रल टेंडेंसी का। लेकिन अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं है, बेल शेप्ड नहीं है, बल्कि वह एक खास दिशा में झुका हुआ है, कुछ इकाइयाँ दूसरी इकाई से बहुत ज़्यादा अलग हों। मैंने आपको पिछले वीडियो में एग्जाम्पल दिया था कि मान लीजिए कि हमारे पास एक ग्रुप है 5 लोगों का, जिनमें से 4 लोगों की जो मासिक आय है वो 35 से 40 हज़ार के बीच ही है, और एक व्यक्ति जो है 5वां व्यक्ति, उसकी आय 10 लाख है। तो अगर हम इन सब का मीन निकालेंगे, माध्य निकालेंगे, तो वो लगभग 2.5 से 3 लाख आएगा। तो जबकि हमारे 75% जो लोग हैं उनकी आय तो केवल 35-40 हज़ार है, और 2.5-3 लाख नहीं है हर महीने की। और उसी तरह से जो एक व्यक्ति 10 लाख अपन की जिसकी मासिक आय है, वह भी 2.5-3 लाख से बहुत ज़्यादा है। तो जो माध्य है वो सही ढंग से हमारे ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। लेकिन ऐसी स्थिति में मीडियन की अगर हम गणना करेंगे, मध्यांक की अगर हम गणना करेंगे, तो वो लगभग 35 से 40 हज़ार के बीच ही आएगा, और वो ज़्यादा सही ढंग से हमारे समूह का रिप्रेजेंटेशन करेगा। तो इसलिए हमें मीडियन की गणना करनी चाहिए उस स्थिति में जब हमारा जो वितरण है वह असामान्य है, नॉर्मल नहीं है। It is also useful when the objective is to identify the exact midpoint of the distribution. तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, मध्यांक किसी भी वितरण का वास्तविक मध्य बिंदु होता है। तो यदि हमारा उद्देश्य यह ज्ञात करना है कि किसी भी वितरण का वास्तविक मध्य बिंदु क्या है, तो हमें मीन की गणना नहीं करनी चाहिए, हमें मीडियन की गणना करनी चाहिए, मध्यांक की गणना करनी चाहिए, क्योंकि मध्यांक किसी भी वितरण का वास्तविक मध्य बिंदु होता है। Median can also be calculated if we do not have full frequency distribution but have at least half the distribution. अब ये एक विशेष प्रकार की परिस्थिति है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास सारे तथ्य नहीं होते हैं, किन्हीं भी कारणों से हमारे पास समूह के सारे तथ्य नहीं होते, लेकिन अगर हमारे पास आधा डिस्ट्रीब्यूशन है, आधा वितरण है, और हमें इकाइयों की कुल संख्या अगर पता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास टोटल 100 हैं और हमें आधे लोगों का तो डिस्ट्रीब्यूशन मालूम है, लेकिन शेष का नहीं मालूम, हमारे पास कम से कम आधा डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ऐसी स्थिति में हम मीडियन की या मध्यांक की गणना कर सकते हैं। हम उस स्थिति में हम माध्य की गणना नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम मध्यांक की गणना कर सकते हैं। ऐसा कैसे संभव होता है ये आप तब जानेंगे जब हम गणना को सीखेंगे। गणना को हम सीखेंगे आने वाले वीडियोस में। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप लोगों के लिए ये जानना पर्याप्त है कि अगर हमारे पास कम से कम आधा डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो मध्यांक की गणना की जा सकती है। तो इसलिए उस विशिष्ट परिस्थिति में जबकि हमारे पास पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है लेकिन आधा डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उस स्थिति में हम मध्यांक की गणना कर सकते हैं। तो माध्य और मध्यांक के बाद अब हम जानेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति का जो तीसरा माप है, और वह है बहुलांक या मोड। अब बहुलांक क्या है? Mode is the least accurate and the least scientific of all the 3 measures of central tendency. तो जो बहुलांक है, प्रारंभ में ही हम ये बात आपको बता देना चाहते हैं कि यह सबसे कम परिशुद्ध और सबसे कम वैज्ञानिक माप होता है केंद्रीय प्रवृत्ति का। अर्थात बाकी दोनों मापों की तुलना में, माध्य और मध्यांक की तुलना में, मोड जो होता है, बहुलांक जो होता है, वह सबसे कम वैज्ञानिक होता है और सबसे कम परिशुद्ध होता है। Mode refers to the quantity or item that appears most frequently in a group of frequency distribution. तो बहुलांक होता क्या है? बहुलांक जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो बहुलांक हो जाएगा बहुल प्लस अंक, यानी वह अंक जो जिसकी बहुलता है। तो जब किसी भी आवृत्ति वितरण में बारंबारता श्रेणी में कोई संख्या
अधिक बार आती है, अर्थात जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो वही हमारा मोड कहलाती है, वही हमारा बहुलांक कहलाती है। अगर कोई संख्या 8 किसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे ज़्यादा बार आ रही है, 8 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो वही हमारा मोड कहलाएगा, यानी संख्या 8 ही हमारा बहुलांक होगी। Thus, the item with the highest frequency in any group or any given frequency distribution is the mode. तो किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, किसी भी बारंबारता श्रेणी में जिस भी मद की फ्रीक्वेंसी, मद की आवृत्ति, बारंबारता सबसे ज़्यादा है, वही मोड या बहुलांक कहलाती है। If in any distribution there are 2 or more items that have the highest frequency, then all of them will be taken as mode. अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए कि किसी ग्रुप में एक से अधिक संख्याओं की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, तो उस स्थिति में हम तीनों को ही बहुलांक मानेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास 1 से लेकर 10 तक आइटम्स हैं और 3rd आइटम, 6th आइटम और 8th आइटम, इन तीनों की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा और बराबर है, यानी उन सब तीनों की फ्रीक्वेंसी 8 है और बाकी सभी जो आइटम्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी 8 से कम है। तो हम ये कह सकते हैं कि 3, 6 और 8 जिनकी फ्रीक्वेंसी 8 है, आवृत्ति 8 है, वे तीनों ही बहुलांक हैं। तो एक ही डिस्ट्रीब्यूशन में एक से अधिक बहुलांक हो सकते हैं। Mode is a useful measure of central tendency when the objective is to get an immediate rough estimate and not an accurate measure of central tendency. तो जब कभी हमें एक तात्कालिक अनुमानित माप चाहिए होता है केंद्रीय प्रवृत्ति का, तब हम प्रायः मोड की गणना कर लेते हैं। मतलब वास्तविक नहीं, बल्कि एक रफ एस्टिमेट ही, एक अनुमान मात्र हमें चाहिए होता है। उस स्थिति में हम बहुलांक की गणना कर सकते हैं। It is useful in market surveys where a rough estimate of public preference or public opinion on a product or policy is required, or the popularity of a particular brand or product or a leader or a celebrity is to be gauged. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मोड जो है हम कब इस्तेमाल करते हैं? बहुलांक का इस्तेमाल हम उन केसेस में करते हैं जहाँ हम किसी तरह का बाज़ार का सर्वेक्षण करना चाहते हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, या कौन सा कोई सरकार की कौन सी पॉलिसी है वो जिसे लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, या हम यह जानना चाहते हैं कि कौन सा नेता है जो ज़्यादा लोगों के बीच पॉपुलर है, या कौन सा कोई सेलिब्रिटी है जिसको लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो जब हम इस तरह का कोई एक रफ़ सा एस्टिमेट जानना चाहते हैं, कोई रफ़ सी जानकारी या तात्कालिक जानकारी लेना चाहते हैं किसी भी प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी के बारे में, उसकी लोकप्रियता के बारे में, तब प्रायः इस तरह के मार्केट सर्वेज जहाँ बहुत एक्यूरेट मेजर नहीं चाहिए होता, बहुत निश्चित और बहुत परिशुद्ध माप नहीं चाहिए होता, बल्कि केवल एक अंदाज़ा लगाना होता है, केवल एक अनुमान लगाना होता है, उस स्थिति में हम मार्केट सर्वेज में बहुलांक का प्रयोग करते हैं। Since mode is based on a rough or immediate estimate, it is usually not used in scientific studies and research. तो चूँकि एक अनुमान मात्र होता है, क्योंकि एक तात्कालिक अनुमान होता है, एक तात्कालिक एस्टिमेट होता है, एक्यूरेट नहीं होता, बहुत परिशुद्ध नहीं होता, इसलिए वैज्ञानिक अनुसंधानों में या वैज्ञानिक अध्ययनों में हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि हम बाज़ार के सर्वेक्षणों में या मार्केट के सर्वेज़ में ही ज़्यादातर पॉपुलर सर्वेज़ जो होते हैं, लोकप्रिय सर्वेक्षण जो होते हैं, लोकप्रिय अध्ययन जो होते हैं, उनमें ही हम बहुलांक का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार हमने अभी तक यह जाना है कि केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होती है, और केंद्रीय प्रवृत्ति के जो 3 माप हैं, मीन, मोड और मीडियन।
माध्य, बहुलांक और मध्यांक ये क्या हैं और किन परिस्थितियों में इनका उपयोग किया जाता है। तो इस बेसिक जानकारी के बाद, इस आधारभूत जानकारी के बाद अब आगे हम ये जानेंगे कि इनकी वास्तविक गणना जो है, इनका कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो उपयोगी लगा होगा, ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। आप लोगों का फीडबैक हमें बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हो रहा है। कृपा करके कमेंट सेक्शन में या आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जा कर के आप अपना फीडबैक हमें प्रदान करें। आपका फीडबैक हमें हमारे इन लेक्चर्स को बेहतर बनाने में बहुत उपयोगी रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।